सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने लिबरलिज्म पढ़ा, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ा। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जो कि बेसिकली लिबरलिज्म का क्रिटिक है, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का क्रिटिक है। अच्छा, अगर किसी ने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है कार्ल मार्क्स के ऊपर, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये अचानक से जो शब्द आपके सामने आए हैं आपको अजीब नहीं लगेंगे। बेसिक बता देता हूँ इस वीडियो में, जिससे काम चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी में सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। जब सोसाइटी शुरू हुई होगी तो लोग कम्युनिटी में रह रहे होंगे और दे आर ओनिंग अ लैंड और एनीथिंग टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर देयर नीड्स। इसके बाद सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इवॉल्व हुई। इसके बाद आई स्लेवरी। ये मैं स्टेजेस बता रहा हूँ कि सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है। स्लेवरी में क्या था कि रिलेशन वॉज बिटवीन सर्वेंट एंड लॉर्ड। अब इसमें भी कुछ फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से अगला स्टेज आया, दैट इज फ्यूडलिज्म। रिलेशन बिटवीन लॉर्ड एंड सर्फ। हिंदी में कहें तो जमींदार और किसानों के बीच के जो संबंध थे उसको, उस तरीके के स्टेट को, उस तरीके की सोसाइटी को वी कॉल्ड फ्यूडलिज्म। इसके बाद सोसाइटी और इवॉल्व हुई, इसमें भी कुछ फॉल्ट थे, दैट गिव राइज टू कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का दौर है। कुछ लोग इसको 16th सेंचुरी भी बोलते हैं कि 16th सेंचुरी के बाद कैपिटलिज्म आ चुका था अलग अलग तरीके से। कैपिटलिज्म में भी कुछ फॉल्ट है। इसके बाद जो अगली स्टेज आएगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, दैट विल बी सोशलिज्म। इसमें जो रिलेशन है कैपिटलिज्म में, वो रिलेशन है बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच का, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट्स के बीच का। सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगी, अर्थात जो स्टेट है उसको रूल करेगी वर्किंग क्लास, दैट वुड बी डिक्टेटरशिप, नॉट अ डेमोक्रेसी। इसके बाद जो फाइनल स्टेज आएगी सोसाइटी के डेवलपमेंट की, दैट वुड बी कम्युनिज्म। इसमें क्या होगा, दुनिया में स्टेट जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। स्टेट एग्जिस्ट करेगा सोशलिज्म में ताकि कैपिटलिज्म दोबारा वापस ना आ सके। ऐसे समझिए, जब आप किसी एक आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे हैं तो उस आइडियोलॉजी से या फिर उस प्रोसेस से जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो अपोज करेंगे। उस अपोजिशन को कर्व करने के लिए वी हैव सोशलिज्म एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। स्टेट का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, स्टेट खत्म होगा कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में लोग, पूरी दुनिया सारे रिसोर्सेज ऑन करेगी और एवरीबडी विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। सोशलिज्म में एवरीबडी विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं। इसमें कम्युनिज्म आपको समझ आया होगा। अब मार्क्स ने जो जो बातें कही थी वो एक्चुअली हुई नहीं। तो जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहां से डेवलपमेंट आगे गया नहीं, तो एक जो मार्क्स के फॉलोअर्स थे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या शॉर्टकमिंग्स थी मार्क्स की थ्योरी में जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन फॉलोअर्स को वी कॉल नियो मार्क्सिस्ट या फिर नियो मार्क्सिज्म, जो भी आप बोलना चाहें। उनकी थ्योरी को नियो मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। इसमें हमें 3-4 राइटर्स को पढ़ना है बेसिकली। पहले हैं ग्राम्स्की, वी हैव पुलंजा, वी हैव अल्थ्यूजर, वी हैव मर्क्यूजी, पुलंजा, मर्क्यूजी, अल्थ्यूजर, यस दैट्स इनफ। 4 थिंकर्स बहुत हैं समझने के लिए। ग्राम्स्की के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि ये, क्योंकि पहले नियो मार्क्सिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब क्यों नहीं हुआ, तो उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। इन्होंने बेसिकली कहा क्या था कि मार्क्स ने ना इकोनॉमी को एक तरीका माना है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक तरीका माना है डेवलपमेंट का। ये बेसिकली जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होने की वजह से, कि प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं उसमें बदलाव लगातार होता जा रहा है। ग्राम्स्की कहते हैं कि ठीक है, इकोनॉमी एक एस्पेक्ट हो सकता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन रिलेटिव हेजेमनी नाम का भी एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमी से नहीं चल रही। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बुर्जुआ है, उसने अलग अलग तरीके से लोगों से कंसेंट ली है।
ये जो रिलेशन है ना कैपिटलिज्म में कि द रिलेशन बिटवीन वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्ट, ये एक्सप्लॉयटेटिव ना लगे लोगों को, लोगों से कंसेंट लिया है रूल करने के लिए अलग अलग तरीके से, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ये सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, ठीक है, वहां से आप देख लेना। अब बात आती है नियो मार्क्सिज्म में जो और राइटर्स हुए उन्होंने क्या कहा। मर्क्यूजी का मानना था कि आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो कि वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन आएगी, जो सोसाइटी है उसने कॉन्सेप्ट ऑफ, जो स्टेट है उसने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर अपना लिया। अब जो वर्किंग क्लास है उनके घर में टीवी है, उनके पास कार है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी के बेस पे कहना तो जोक है। जो कॉन्शियसनेस है वर्किंग क्लास की वो ध्वस्त की है कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने। अब जो रेवोल्यूशन लाना होगा वो वर्किंग क्लास लेके नहीं आएगी, वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे अनएम्प्लॉयड लोग, वो लेके आएंगे माइनॉरिटीज जो कि एथिकल और सोशल हैं। ऐसे ही अल्थ्यूजर और पुलंजा, निकोलस पुलंजा नाम के थिंकर हुए हैं, उनका मानना था कि स्टेट जो है ना वो रिलेटिवली ऑटोनोमस है, ये सिर्फ ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा सोसाइटी में, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का रिलेशन। इकोनॉमी एक एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी को एस्पेक्ट समझना एक अपने आप में एक बहुत ही साधारण बात है, एक गोलूपने की बात है। तो मार्क्स से ये गलती हुई है, और यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं उनमें डिफरेंस है। एंड जो उनके मित्र रहे एंजल्स और जो कार्ल मार्क्स हैं, इनकी राइटिंग में भी बहुत डिफरेंस है। मार्क्स को समझने के लिए मार्क्स को पढ़ना होगा, ठीक है, ये सभी लोग कहते हैं, सबके व्यूज हैं अलग अलग। अब ये तो मैंने बताया कि मार्क्सिज्म क्या है, नियो मार्क्सिस्ट क्या है। नियो मार्क्सिस्ट ने बेसिकली, अगर मैं समराइज करूं इस सबको, तो उन्होंने कहा कि मार्क्स से जो गलती हुई है, पहली गलती ये कि इकोनॉमी को उन्होंने सोल मोड माना है चेंजेस के लिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन को सिर्फ समझा है। सोशल जो प्रोग्रेस है वो और फैक्टर्स पे भी होती है, उनको उन्होंने नेगलेक्ट किया है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, कास्ट तो इंडिया के केस में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो और तरीके की चीज़ें हों। दूसरी चीज़, इन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको अंडर एस्टिमेट किया कि ये लोग चेंजेस नहीं करेंगे। स्टेट्स ने क्या किया, मैंने ये कहानी पहले भी बताई हुई है एक वीडियो में, कि जब कम्युनिज्म आना शुरू हुआ ना यूरोप में, जब मार्क्स ने ये राइटिंग्स मार्क्स की वायरल हुई, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था, जो यूरोप के कंट्रीज थे जो बेसिकली जिनमें कैपिटलिज्म आ चुका था बहुत हद तक, उन्होंने अपने आप को वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अब जो स्टेट है वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगा। वहाँ तो इंग्लैंड में, यूके में तो ये तक कहा गया कि हम आपके पैदा होने से आपके मरने तक आपके साथ रहेंगे हर तरीके से, आपको पूरा ढोने का जिम्मा हमारा है, ऐसा इंग्लैंड में चली कहावत। अब क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट बन गए, लोगों की भलाई के बारे में सोचने लग गए, अलग अलग फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जबकि मार्क्स ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ऐसा कुछ भी होगा। जब ये सब होने लगा तो रेवोल्यूशन के बारे में क्यों ही सोचेंगे वर्किंग क्लास, और ये मान लेना कि वर्किंग क्लास इतने नंबर्स में होंगे कि वो रेवोल्यूशन ला सकें, ये भी बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन आया, कम्युनिज्म आया, वहाँ पे वर्किंग क्लास मेजोरिटी में थी ही नहीं। पीजेंट और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प से ये रेवोल्यूशन आ सकता है। अब दीज वर द समीशन ऑफ दैट। अब हमें जानना है कि मार्क्स जो कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, या फिर जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है, वो स्टेट को कैसे देखते हैं। जैसे लिबरलिज्म में हमने देखा था कि लिबरल जो लोग हैं वो स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, लोगों की भलाई के लिए बना हुआ है। मार्क्स इसका एकदम अपोजिट सोचते हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर्स इसका एकदम अपोजिट सोचते हैं। मार्क्स ने एक्सप्लिसिटली कहीं स्टेट के बारे में मेंशन नहीं किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी राइटिंग्स में बहुत जगह स्टेट का जिक्र हुआ है कि स्टेट ऐसा है, स्टेट वैसा है। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। दो व्यूज हैं मार्क्सिस्ट व्यू जो स्टेट है। पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, या फिर ऑर्थोडॉक्स व्यू।
दूसरा है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। जिसको रिलेटिव ऑटोनॉमी व्यू भी बोलते हैं। ये जो पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, मैंने मार्क्स वाली वीडियो में इसमें डिटेल में बताया था कि स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास, टू एक्सप्लॉइट द प्रोलिटेरिएट्स। ये कैसे करते हैं? ये एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। स्टेट जो बेसिकली डिवीजन है सोसाइटी का, वो दो पार्ट्स में डिवीजन है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। दिस इज बेस। बेस में क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। सुपर स्ट्रक्चर में क्या है? स्टेट। स्टेट से मतलब है आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एक थिंकर हुए रॉल्फ मिलीबेंड नाम से, इनकी किताब है द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये किताब बेसिकली इस व्यू को फेवर करती है, ऑर्थोडॉक्स व्यू को। इनका कहना है कि जो स्टेट है इट इज इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। ये होता कैसे एक्सप्लॉइटेशन? एजुकेशन के थ्रू। अब एजुकेशन का क्या रोल है इसमें? रोल ऑफ एजुकेशन। अब ये एडुकेशन होता है कि एजुकेशन होता है, ये अपने आप में कंफ्यूज करने वाली बात है। मैंने बहुत टीचर्स के मुंह से इंग्लिश के एडुकेशन सुना है, बहुतों से मैंने ये एजुकेशन सुना है। तो ठीक है, अब जो इलीट क्लास को एजुकेशन मिलती है या फिर जो एक्सप्लॉइट कर रही है जो क्लास, उसको जो एजुकेशन मिलती है, और जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको जो एजुकेशन मिलती है, दोनों ही अलग हैं। और ये इंश्योर करती है कि इलीट क्लास एक्सप्लॉइट करता रहे। मतलब वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस इतनी कभी जागे ही ना। एजुकेशन ही हम आप ऐसे समझो, किसी का शोषण हो रहा है, जब तक उसको बताया नहीं जाएगा, उसकी चेतना को इतना नहीं पहुंचाया जाएगा कि वो समझ सके कि उसका शोषण हो रहा है, कि उसकी भलाई हो रही है, वो क्रांति लाएगा ही नहीं, वो रेवोल्यूशन क्यों ही करेगा। तो एजुकेशन सिस्टम दिया है पूंजीपतियों ने कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि उनका शोषण हो रहा है, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों का शोषण होगा। इसी तरीके से ये लगातार चलता रहेगा। जो इलीट है वो इलीट बना रहेगा, और जो वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट होती रहेगी उनके हाथों। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। दोनों की एजुकेशन अलग अलग है। प्लस जो स्टेट है उसका साथ देने के लिए आर्मी है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्फ मिलीबेंड। ये इन सब का काम है लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, अब इस चीज से निकलना कैसे है? इस चीज से हम निकलेंगे कम्युनिज्म से, सोशलिज्म से। सोशलिज्म में आएगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, यानी वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तब ये सब खत्म होगा। अब वो कैसे आएगी? एक तरीका मार्क्स ने बताया है, लेकिन उस तरीके से नहीं आई, तो उसको जो रेक्टिफाई किया वो ग्राम्स्की ने किया है, तो वो आप उस वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब जब ये सब हो रहा है तो एक और व्यू आता है, ये मार्क्स की राइटिंग में ही मिलता है हमें। मार्क्स की बुक है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू के लिए, 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे। इसमें ये कहते हैं बेसिकली कि जो स्टेट है ना वो रिलेटिवली ऑटोनॉमस है। सिर्फ रिलेशन ऐसा नहीं है, कैपिटलिज्म, बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट, सिर्फ ये नहीं है रिलेशन। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि सोसाइटी कभी कभी ऐसी हो जाती है जब बुर्जुआ के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक्सप्लॉइट कर सके, और जो वर्किंग क्लास है उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो रेवोल्यूशन ला सके। इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी, कि स्टेट ना तो बुर्जुआ के कंट्रोल में है और ना ही स्टेट प्रोलिटेरिएट्स के कंट्रोल में है।
इस व्यू को आगे लेके गए जो राइटर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये जो रिलेटिव ऑटोनॉमी का व्यू है, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, इसको जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, बेसिकली अल्थ्यूजर एंड पुलंजा, इनका पूरा नाम है निकोलस पुलंजा। इन लोगों ने कहा कि एक्चुअली होता क्या है पता है, लोगों को हमने सर्विसेज दे दी हैं अलग अलग, लोगों के पास गाड़ियां हैं, एम्प्लॉयज़ के पास गाड़ियां हैं, एम्प्लॉयज़ के पास टीवी वगैरह है। अब जो रिलेशन है ना वो एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटर का नहीं है। अब यहाँ पे बीच में एक मिडिल क्लास है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इसको कंटिन्यू कर रहा है इस रिलेशन को। ये जो क्लास है ये एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही है और ये खुद एक्सप्लॉयट भी हो रही है, इनमें ये काबिलियत है। होता क्या है ना, एक कंसेप्ट है कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी। ये आईआर में डिटेल में डिस्कस करूंगा इस कंसेप्ट को। ये है कोर कंट्रीज, ये कंट्रीज के लिए मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये है सेमी पेरीफेरी और ये है पेरीफेरी। ये कोर कंट्रीज वो हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं अलग अलग तरीके से, यूएसए, यूके, यूरोप के जितने कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस। ये सेमी पेरीफेरी पे कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील जैसे। पेरीफेरी पे पूरे थर्ड वर्ल्ड नेशन जितने बचे हुए हैं। ये जो कोर कंट्रीज है ना, ये लगातार पेरीफेरी पे जो कंट्रीज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हुए आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के मामले में, उनके रिसोर्सेज के मामले में। लेकिन फिर भी वो रिवोल्ट नहीं कर रहे कि इनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है कि हम यहाँ से डेवलप होकर यहाँ तक आ जाएंगे सेमी पेरीफेरी तक, या फिर हम सेमी पेरीफेरी से कोर तक पहुँच जाएंगे, ऐसा सेमी पेरीफेरी वालों का मानना है। तो अब रेवोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है अगर दो पार्ट्स में डिवीजन होता बस कि कोर और पेरीफेरी, ये दो एंड्स होते बस, डाइकोटोमी जिसको बोलते हैं, तो अभी तक क्रांति हो चुकी होती। ये डाइकोटोमी नहीं है, ये कॉन्टिनम है कि कोई कंट्री यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, होगी ही नहीं क्रांति। भारत के उदाहरण से समझिए, भारत में बहुत सारी जातियाँ हैं, कोई जाति सबसे ऊपर है, फिर कोई उससे नीचे है, फिर उससे नीचे, एक हायरार्की बनी हुई है। अगर यही ऐसा होता ना कि एक ऊपर जाती है बाकी सब बराबर है नीचे, अभी तक रेवोल्यूशन हो चुका होता। अगर डाइकोटोमी होती तो हमेशा एग्जिस्टेंस होती है कॉन्टिनम पे, इसकी वजह से फिर रेवोल्यूशन आता ही नहीं, क्योंकि ये वाली जो जाति है इसको ऐसा लग रहा है कि हमसे नीचे भी बहुत सारी हैं। और एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है, मैं नाम भूल गया उनका, कि भारत में हर एक जाति अपनी से नीचे कोई ना कोई जाति ढूंढ ही लेती है। मतलब हम सोचते हैं कि हमसे नीचे ये है और वो सोचते हैं कि उनसे नीचे कोई और है। भारत में सबसे नीचे कोई जाति नहीं है, और एट द एंड घर में औरत तो सभी की होती है, तो वो तो सबसे ही नीचे मानी जाती हैं। तो इसलिए रेवोल्यूशन कभी होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनम। यही रिलेटिव ऑटोनॉमी में कहना है कि जो स्टेट है वो ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ दो पार्ट्स में डिवीजन हो, ठीक है। तो दिस वाज द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। अब इसमें एक व्यक्ति हुए लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, रशिया में रेवोल्यूशन आया। ये मार्क्सिज्म, ये ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट कहा जा सकता है इनको, ऑल्दो इनके व्यूज़ भी कुछ अलग हैं, थोड़ा इनको भी पढ़ लेते हैं। लेनिन का मानना था कि लोगों में कॉन्शियसनेस नहीं है अपने आप से, ये कॉन्शियसनेस हमको जगानी होगी। ये काम करेगी एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वर्किंग क्लास में कॉन्शियसनेस जगाएगी। और जब तक कॉन्शियसनेस नहीं जागती ये रूल करेंगे। जो रूल होगा वो डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री नहीं होगा, वो होगा रिप्रेजेंटेटिव। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब तक लोगों में इतनी क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आती कि कम्युनिज्म आ सके, तब तक दिस पार्टी विल रूल। ये दिस वाज व्लादिमीर लेनिन, उनके बेसिक व्यूज यही थे कि और जो इंपीरियलिज्म है दैट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म।
अब कम्युनिज्म में कंट्री का कंसेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरे वर्ल्ड को एक जैसा मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी, सिर्फ कम्युनिज्म रह जाएगा। लेनिन का मानना था कि जो इंपीरियलिज्म है ये हाईएस्ट स्टेज है, मतलब जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वही ये सब करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए इन कंट्रीज़ का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, ये इंपीरियलिज्म का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है दैट विल सपोर्ट द फ्रीडम फाइटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। तो एम.एन. रॉय वाले वीडियो में मैंने बताया था इनके बारे में कि एम.एन. रॉय के इनके साथ डिसएग्रीमेंट्स थे। एम.एन. रॉय वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ इंडिया, इनसे मिले भी थे, बाद में पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि डेमोक्रेसी तो होती नहीं उधर, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। लेनिन ने कुछ कहा दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आइए सब बैठेंगे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी, नहीं नहीं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। मीटिंग भी होगी तो जो सेंट्रल लीडर है उसी की बात मानी जाएगी, जो मेन लीडर है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिज्म। शॉर्टकमिंग्स आपको पता है। क्या ये आज के समय रेलिवेंट है? मैं कहूँगा है रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अब जो कैपिटलिज्म का जो एक्सट्रीम आया है वो हमने अब देखा है। मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी देखी थी, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज देखा है बिकॉज ऑफ दिस। जो पॉल्यूशन करते हैं वो अमीर करते हैं और भुगतना गरीबों को पड़ता है। वर्किंग क्लास तो नहीं, सारी क्लास, चाहे वो पीजेंट्स हों, चाहे वो और अनएम्प्लॉयड लोग हों, सोशल क्लास हों, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, जितना भी इनकम के मामले में बहुत कम है। तो अब अगर मार्क्स होते तो वो क्लाइमेट चेंज को भी एक फैक्टर मानते, सिर्फ इनकम को कंसीडर नहीं करते। तो आज भी इसकी रेलिवेंस है। और जो अनलिमिटेड राइट्स दे रखे हैं हम लोगों ने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो कर रखी है, उसके अगेंस्ट ये बहुत काम का है कम्युनिज्म। इसकी वजह से ही जो यूरोप के स्टेट्स हैं वो लेसे फेयर से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने इंटरवीन करना शुरू कर दिया था इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। So this was all about communism. Next video में we are going to discuss either socialism or feminism. Thank you.